नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी स्वागत करता हूं स्टडी पॉइंट 7 यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से प्रीवियस वीडियो में हम छोड़े थे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो हमारा गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से ही संबंधित था, जो कि पार्ट 1 था और उसमें हमने 66 क्वेश्चन करीब में डिस्कस किए थे। अगर उस प्रीवियस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको जो है ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और पिछले जितने भी टॉपिक हो चुके हैं उनका सारा लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो और ये रहा पहला क्वेश्चन। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत यानी कि ओरिजिनेट हुआ था, कहां से हुआ था? चीन में, ईरान में, इंडोनेशिया में या फिर भारत में? तो शतरंज का जो खेल ओरिजिनेट हुआ है वो हमारे इंडिया से हुआ है, भारत से हुआ है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब भारत से उद्धृत होने के बाद में, है ना, ये कहाँ पहुंचा? ईरान, और ईरान के बाद कहाँ पहुंचा? यूरोप में पहुंचा था। ठीक है ना। अच्छा, महाभारत के टाइम पे इस शतरंज को क्या बोला जाता था? तो इसको बोला जाता था चतुरंग। ठीक है ना। तो शतरंज को क्या बोला जाता था? चतुरंग। किसके टाइम पे? महाभारत के टाइम पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शूद्रक द्वारा लिखित प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। क्या विषय था? किस टॉपिक के ऊपर ये आधारित था? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा, चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों पर विजय, या फिर समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य, या फिर गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम कथा। ठीक, तो शूद्रक द्वारा जो लिखित, है ना, रचना थी वो मृच्छकटिकम थी। और इससे हमें दो चीजें पता चलती हैं, है ना। मृच्छकटिकम से हमें दो चीजें पता चलती हैं कि गुप्त कालीन, है ना, क्या पता चलता है? गुप्त कालीन जो शासन व्यवस्था थी, है ना, उसके बारे में पता चलता है। और फिर दूसरा क्या था कि नगर में जनजीवन कैसा था, है ना, नगर में जनजीवन कैसा था, इससे संबंधित हमें विषय पता चलता है। ठीक, अच्छा, इसी में क्या है कि तत्कालीन जो समाज में होने वाले परिवर्तन थे उसके बारे में भी शूद्रक जी ने इसके बारे में डिटेल आउट किया है। और ये भी इसमें पता चला है कि उज्जैनी के कुछ जो है शूद्र थे जो अधिकारी हुआ करते थे, और उन्हें जो है क्या था कि महाकाव्य और पुराणों को सुनने का अधिकार भी उनको प्राप्त था। ठीक, अब इसी ग्रंथ में क्या है कि चारुदत्त नामक एक ब्राह्मण है, सार्थवाह, है ना, एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना, है ना, कि प्रेम गाथा यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कपिल, गौतम, नागार्जुन या फिर चारवाक, है ना। तो सांख्य दर्शन किससे संबंधित है? ये कपिल जी से संबंधित है। तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अब इन्होंने जो कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो इन्होंने सांख्य सूत्र लिखा था। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो कपिल जी थे ये जो सांख्य दर्शन के प्रतिष्ठापक थे, है ना, प्रतिष्ठापक आचार्य इनको माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वही है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया है, किसने किया है? तो कपिल जी ने किया है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय, ठीक है, सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, पहला कि सांख्य पुनर्जन्म
या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। दूसरा, सांख्य की मान्यता है कि आत्मा ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ना? हमें यह बताना है इसमें सही कौन सा है। तो इसमें देखेंगे तो हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2। ठीक, क्यों? तो इसका देखते हैं कि सांख्य जो है ना, पुनर्जन्म अथवा जन्म के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकारता है। और इसी में क्या बताया गया कि अज्ञानता ही हमारे दुख का कारण है। तीसरा, इनसे निकलने का तरीका क्या बताया कि विवेक ज्ञान को ही मुक्ति मार्ग बताया है। ठीक, तो ये 3 पॉइंट है जो हमें सांख्य से संबंधित इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक है कौन है? पतंजलि है, गौतम है, जैमिनी है या फिर शंकराचार्य है? तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक है वो कौन है? पतंजलि जी हैं। ठीक है ना, इनको प्रतिष्ठापक भी बोला जाता है, प्रतिष्ठापक आचार्य बोला जाता है। तो क्या है कि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अगर देखें ना तो बहुत ही प्राचीन है, जिसका जो है विवेचना जो है हमने उपनिषद में, महाभारत में, भगवत गीता में, जैन या फिर बौद्ध मतों में, है ना, योग संबंधी क्रियाओं को देखने को मिलता है। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि जी ने ही जो है ना, दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया था, इसलिए इसे दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है। क्या बोलते हैं उसको? पतंजलि दर्शन भी बोला जाता है ना? क्या बोलते हैं? पतंजलि दर्शन। ठीक है ना, पतंजलि दर्शन के रूप में भी देखा जाता है, कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो योग के आविष्कारक थे, है ना, तो कौन थे? पतंजलि जी थे। तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान या फिर धारणा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अष्टांग योग के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती थी? पहली बात यह है कि इसको जो है महर्षि पतंजलि ने कब लिखित रूप में संग्रहित किया? तो आंसर क्या होगा इसका? 200 ईस्वी पूर्व, है ना? क्या आंसर होगा? 200 ईस्वी पूर्व। ठीक, अच्छा, महर्षि पतंजलि ने योग को किस रूप में परिभाषित किया है ना? तो उसका भी एक ऑप्शन देके ऐसे पूछा जा सकता है। तो वैसे देखे तो आंसर क्या होगा कि चित्त की वृत्तियों से निरोध, है ना? क्या था? चित्त की वृत्तियों से निरोध। ठीक, चित्त की वृत्तियों से निरोध। ठीक, तो उन्होंने क्या बताया कि योग के 8 अंग बताए हैं, है ना? कौन कौन से हैं? तो एक है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, है ना? क्या है? चौथा प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, है ना? क्या है? प्रत्याहार। फिर आगे है, छठा है धारणा, है ना? धारणा। सातवां है क्या? ध्यान। और फिर है समाधि, है ना? तो ये 8 अंग जो है वर्णन किए हैं और इसी को क्या बोलते हैं? हम अष्टांग योग बोलते हैं। ठीक, अष्टांग योग इसी को बोला जाता है। तो देखेंगे तो अष्टांग योग में जो है अनुस्मृति नहीं है। ठीक है ना, तो इसका ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रघुनाथ शिरोमणि, गंगेश, श्रीधर या फिर उदयन? तो इसमें देखेंगे तो क्या गंगेश और उदयन, हमारे 2 ऑप्शन ही करेक्ट होंगे, है ना? बी और डी। तो मिथिला के प्रसिद्ध तर्कवादी, है ना, कौन? उदयन, है ना? या फिर इनको क्या और किस नाम से बुलाया जाता था? उदयनाचार्य, है ना? ये किस
किस दर्शन के जो है विद्वान कहे जाते थे? तो ये न्याय दर्शन से संबंधित थे, ठीक है ना, न्याय दर्शन से ये संबंधित थे। इनकी रचना थी कुसुमांजलि, है ना, कौन सी रचना? कुसुमांजलि, है ना, इनकी रचना थी कुसुमांजलि को जो है नव्य न्याय दर्शन का मूल स्रोत भी माना जाता है, ठीक है ना, ये मूल स्रोत है। कई विचारक, है ना, उदयन को नव्य न्याय दर्शन का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जबकि कुछ विचारक जो है गंगेश, जिन्होंने नव्य न्याय दर्शन को संग्रहित किया था, है ना, इन्होंने क्या किया था, गंगेश जी ने जो नव्य न्याय दर्शन था उसको इन्होंने संग्रहित किया, लोग संस्थापक मान लेते हैं, ठीक है ना। तो दोनों ऑप्शन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो मेरे अकॉर्डिंग, है ना, ये आंसर, ये क्वेश्चन हटा देना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के वशमीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता, है ना। तो पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्त किसकी है ना। अब ऐसे वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे, है ना, बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन ये पूछा गया है ये किसकी उक्ति नहीं थी, है ना। तो कापालिक संप्रदाय वालों की, नागार्जुन के शून्यवाद वालों की, या फिर आजीवकों की, या फिर चारवाकों की, है ना। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ये चारवाकों की जो है ना, उक्ति थी। इनको क्या बोला गया? जो चारवाक जो दर्शन है ये जड़वादी या भौतिकतावादी विचार का पोषक है। तो आज के समय भी देखेंगे तो क्या है कि भौतिकतावाद की ही ओर जा रहा है। तो ये भी कह सकते हैं कि चारवाक दर्शन से, है ना, आज के दिन में लगभग लोग जुड़ चुके हैं, और हो सकता हो कि आने वाले समय में और लोग जुड़ जाए, यानी कि भौतिकतावाद, है ना, ज्यादा हावी हो जाए। अपने आप को शरीर मान के जब जीना स्टार्ट करता है इंसान, तो इसी की तृप्ति के लिए ही इंसान सब कुछ करता है, तो इसीलिए कहा गया है ना। तो ये जो है उक्ति जो है चारवाकों की नहीं दी थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? जैन, चारवाक, बौद्ध, या फिर सांख्य, है ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या मतलब है कि जड़ से बात हो रही, जड़ संबंधी, है ना, जड़ से संबंधित बात है। तो इसको स्वीकार करने वाला कौन था? तो चारवाक होंगे, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो चारवाक से संबंधित है। अब इनके अनुसार क्या था कि सर्वोच्च मूल्य क्या है? धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, या फिर भक्ति है। तो भौतिकतावाद से संबंधित था, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, और काम इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था? चारवाक ने किया था, गौतम ने किया था, कपिल ने किया था, या फिर जैमिनी ने किया था? तो देखेंगे तो क्या होगा, इसका जो प्रचारक थे वो गौतम जी थे, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अब इनको क्या और कहा जाता है? तो इनको अच्छपाद कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? अच्छपाद कहा जाता है। और न्याय का शाब्दिक अर्थ, है ना, क्या है? वो निर्णय होता है ना। न्याय का शाब्दिक अर्थ क्या है? निर्णय लेना, ठीक। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों, है ना, 16 पदार्थों या फिर तत्वों की बात की गई है। और न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ, है ना, कौन सा है? वो न्याय सूत्र, मूल ग्रंथ न्याय सूत्र है। किसने किया? गौतम जी ने किया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक थे, है ना, कपिल, कणाद, गौतम, या फिर जैमिनी, है ना। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर देखा हमने, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, गौतम थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पे ही आधारित है ना। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो आंसर पता है हमें, गौतम जी हैं, है ना। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीमांसा के प्रणेता थे कणाद, वशिष्ठ, विश्वामित्र, या फिर जैमिनी? तो मीमांसा किससे संबंधित है? तो जैमिनी से संबंधित है, तो इसका डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, या फिर वैशेषिक से?
तो इसका आंसर क्या होगा? कर्म का जो सिद्धांत है ये मीमांसा से संबंधित है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब मीमांसा को पहले क्या बोला जाता था? पूर्व मीमांसा, है ना, पूर्व मीमांसा। और क्या बोला जाता था? कर्म मीमांसा, है ना, कर्म मीमांसा। और क्या बोला जाता था? धर्म मीमांसा, है ना, धर्म मीमांसा। ठीक। अच्छा, मीमांसा के आचार्य कौन थे? तो आंसर क्या होगा? कुमारिल, है ना, कौन थे? कुमारिल जी थे। ठीक। ये मीमांसा के प्रखर आचार्य, है ना, कुमारिल भट्ट थे, जिनकी गणना क्या है कि भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचारों में की जाती थी, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण, है ना, आचार्य थे, जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का क्या किया था? खंडन किया था, है ना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का खंडन किया था, और वैदिक धर्म का, है ना, वैदिक धर्म को इन्होंने पुनः प्रतिष्ठित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है ना? वेद शाश्वत सत्य है। सांख्य है, या वैशेषिक है, या मीमांसा है, या फिर न्याय है, या फिर योग है ना? तो इसमें क्या होगा कि हमारा मीमांसा करेक्ट आंसर होगा, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मीमांसा दर्शन जो है वेद के शाश्वत सत्य को मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्म कांड भाग पर विचार किया गया है, और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड को, है ना, या ज्ञान कांड भाग को, है ना, विचार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? चारवाक से संबंधित है, जैन से संबंधित है, या बौद्ध से, या फिर मीमांसा से? तो ये अपूर्व का जो सिद्धांत है ये मीमांसा से संबंधित है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये जो मीमांसा दर्शन है इसमें जो है क्या है कि एक अदृष्ट शक्ति की कल्पना की गई है ना, कि जो कर्म तथा उसके परिणाम के बीच एक कड़ी है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? अपूर्व का। इसीलिए इसको क्या अपूर्व कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ क्या है कि कोई नई वस्तु जो पहले जानी ना गई हो, है ना, या पहले जो थी ही नहीं। ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं? अपूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है ना? षट दर्शन का भाग नहीं है। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक, या फिर सांख्य और योग। तो इसमें देखेंगे तो भारतीय षट दर्शन का जो भाग नहीं है वो लोकायत और कापालिक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मीमांसा, वेदांत, न्याय और वैशेषिक तथा सांख्य और योग ये भारतीय षट दर्शन के भाग हैं, और वेदों के मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत षट दर्शन को आस्तिक दर्शन कहा गया है। ठीक है ना। अब इसके प्रणेता कौन थे वो मैं बता देता हूं आपको। तो सांख्य के थे कपिल, योग के थे पतंजलि, न्याय के थे गौतम, और वैशेषिक के थे कणाद, मीमांसा के थे जैमिनी, और वेदांत षट दर्शन के थे बादरायण। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? जैन, बौद्ध, चारवाक, या फिर सांख्य? है ना, तो इसका देखेंगे तो लोकायत दर्शन किसका था? ये चारवाक का था, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है इसको जो है भौतिकवादी दर्शन भी बोला गया है, कि जो भौतिक या फिर सांसारिक सुख को अधिक महत्व देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, महात्मा बुद्ध, या इनमें से कोई नहीं? तो अद्वैत दर्शन के जो संस्थापक हैं वो कौन है? शंकराचार्य जी हैं, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अद्वैत दर्शन के जो संस्थापक हैं शंकराचार्य जी, इनको जो है प्रस्थान त्रयी, है ना, प्रस्थान त्रयी का मतलब क्या है? तो इन पर जो है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर भाष्य लिखकर इन्होंने भाष्य लिखा और अद्वैतवाद का जो है समर्थन किया। ठीक है ना। ब्रह्मसूत्र पर उनका जो भाष्य है वो ब्रह्मसूत्र भाष्य या फिर शारीरिक शास्त्र के रूप में जाना जाता है या फिर कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
शंकर के दर्शन को कहा जाता है, शंकर के दर्शन को कहा जाता है एकत्ववाद, या फिर समग्र एकत्ववाद, या फिर द्वैतवाद, या फिर अद्वैतवाद। तो शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है, शंकराचार्य जी का है, तो अद्वैतवाद इसका आंसर होगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है, शंकर, कपिल, रामानुज, या फिर पतंजलि, है ना। तो इसमें क्या हो गया कि प्रच्छन्न बौद्ध शंकर जी को बोला जाता है, तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसमें क्या था कि बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाएं हैं कि जिसको जो है शंकराचार्य जी ने अपने दर्शन यानी कि अद्वैत दर्शन में, है ना, शामिल किया था। तो इसी वजह से क्या इनको संज्ञा क्या दी जाती है, प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग, इनमें से कोई नहीं। तो अद्वैत वेदांत है, तो आंसर क्या होगा, ज्ञान होगा। तो ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त हो सकती है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है ना, शंकराचार्य, अभिनवगुप्त, रामानुज, या फिर माधव। तो इसमें देखेंगे तो जो वेदांत दर्शन से जिसका संबंध नहीं है वो है अभिनवगुप्त, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी लोग किस चीज से संबंधित है और अभिनवगुप्त किस चीज से संबंधित है देख लेते हैं। तो शंकराचार्य जी संबंधित थे अद्वैतवाद से, अभिनवगुप्त संबंधित थे तंत्र एवं अलंकार शास्त्र एवं तर्क शास्त्र से, रामानुज जी संबंधित थे विशिष्टाद्वैत से, और माधवाचार्य जी संबंधित थे द्वैतवाद से। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और मैच कराना है इसमें। तो एक तरफ सूची 1 में संवत्सर है और दूसरी सूची में किस समय से गणना इसकी की जा रही है। ठीक है ना, तो इसको मैच कराते हैं। तो विक्रम संवत्सर कब से स्टार्ट होता है, तो ये 54 ईस्वी पूर्व, सॉरी 58 ईस्वी पूर्व से। ठीक है, तो ये 4 से मैच कर जाएगा। ठीक, शक कब से स्टार्ट होता है, शक संवत्सर, तो ये तीसरे से मैच कर जाएगा 78 ईस्वी से। ठीक है ना। फिर इसके बाद में गुप्त संवत्सर कब से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 320 ईस्वी से। ठीक है, तो दूसरे से मैच कर जाएगा। और जो कली संवत्सर है ये कब से स्टार्ट होता है, तो ये हो जाएगा 3102 ईस्वी पूर्व से। ठीक, तो इस प्रकार हम मैच अगर चेक करेंगे तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। तो पहला है कि विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ, तो ये बिल्कुल सही बात है। शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे तो ये भी सही है। तो हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे जो है ना विचार हैं बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन इसमें क्या होगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख, है ना, बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांक है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित किया जाए तो वर्ष होगा, तो क्या होगा इसमें, शक वर्ष में है तो 465 में शक के अकॉर्डिंग क्या है कि हम इसमें 78 ऐड कर देंगे और पहुंचना कहाँ है, हमें विक्रम संवत में पहुंचना है। तो विक्रम संवत के लिए क्या है कि इसमें 58 और ऐड कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारा 601। तो जो दिनांकित वर्ष होगा विक्रम संवत के अकॉर्डिंग वो 601 होगा, तो इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया है, तो इसका तुल्य वर्ष होगा, कितना होगा, तो 556 में शक संवत है ना, तो 78 इसमें ऐड कर दें तो आ जाएगा 634, 634 आ जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था काशी, अयोध्या,
प्रतिष्ठानपुर या फिर श्रावस्ती। तो इसमें क्या होगा आंसर हमारा, प्रतिष्ठानपुर होगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्या था कि जो क्षत्रिय वर्ण थे इनके जो 3 है ना मूल वंश हुआ करते थे, जिसमें से एक था चंद्रवंश या फिर इसको सोमवंश भी बोला जाता है, दूसरा है सूर्यवंश है ना, दूसरा है सूर्यवंश, और तीसरा है अग्निवंश। ठीक है ना, तीसरा है अग्निवंश। ठीक, तो चंद्रवंशीय शासकों का जो मूल स्थान था वो त्रेता युग में प्रयाग हुआ करता था। ठीक है ना, त्रेता युग में कहाँ हुआ करता था, ये प्रयाग हुआ करता था। लेकिन प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशीय संवारण ने है ना प्रतिष्ठानपुर में राजधानी की स्थापना की, जो वर्तमान समय में कहां पर है, ये झूसी और इलाहाबाद है ना का जो एरिया है वो उस समय प्रतिष्ठानपुर के रूप में देखा जाता था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है, हरिशेन या फिर कल्हड़ या फिर कालिदास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कल्हड़ हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हर्ष के समय की जो विस्तृत जानकारी है, तो इनके दरबारी कवि हुआ करते थे बाणभट्ट है ना। तो बाणभट्ट की जो कृति है कौन सी, हर्ष चरित्र है ना, हर्ष चरित्र, तो वहां से प्राप्त होती है। और कुछ सूचनाएं जो है कल्लड़ की जो कृति है कौन सी, राज तरंगड़ी है ना, राज तरंगिणी है ना, राज तरंगिणी से भी प्राप्त होती है, हर्ष चरित्र और राज तरंगिणी से प्राप्त होती है। ठीक, अब हरिशेन और कालिदास है ना, इनकी रचना में जो है हर्ष से संबंधित कोई सूचना नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि ये जो है ना हर्ष से पूर्व के काल के थे है ना, तो इसलिए सूचना नहीं मिलती। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, कल्लड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन का आंसर दिया, तो हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी, तो बाणभट्ट ने लिखी है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयाग या फिर थानेश्वर। तो हर्ष के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो चीनी स्रोतों से ये पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री है ना, हर्ष एवं राजश्री ये दोनों जो है एक साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठा करते थे। तो हर्ष ने अपनी राजधानी जो इनकी थानेश्वर में थी है ना, इनकी राजधानी जो थानेश्वर में थी वहां से स्थानांतरित किया, कहां किया, कन्नौज किया, जिससे कि जो प्रशासनिक कार्य हो सके राजश्री को, उसमें जो है ये सहायता प्रदान कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित किया, तो कन्नौज किया था। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया, कहां पर किया, कन्नौज प्रयाग में या फिर प्रयाग थानेश्वर में, थानेश्वर या फिर वल्लभी में, वल्लभी तथा प्रयाग में है ना। तो इसमें से क्या आंसर हमारा हो जाएगा, कन्नौज तथा प्रयाग में। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो उत्तर प्रदेश में प्रयाग है, तो प्रयाग इसका आंसर होगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका, किसने रोका, पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम और विक्रमादित्य द्वितीय ने। तो किसने रोका था इनको, तो पुलकेशिन द्वितीय है ना। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्या था कि हर्ष की विजय के फलस्वरूप उनके जो राज्य की जो सीमा थी वो पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक है ना फैली हुई थी। और इधर क्या था कि पुलकेशिन द्वितीय जो थे उत्तर की ओर से अपना राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे। तो ऐसी स्थिति में क्या था कि दोनों के बीच में युद्ध है ना एकदम अटल था कि यहाँ होगा। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि नर्मदा के तट पर दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर दिया। अब पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति है ना, किसकी, पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति एवं वेन सॉन्ग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, इसका आंसर पहले ही मिल चुका है कि किस निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया, तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। क्वेश्चन है कि चालुक्य शासक है ना पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष क्या था, तो इन्होंने 618 ईस्वी में जो है हर्ष पर विजय प्राप्त की थी, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कवि बाण निवासी थे कहाँ के, पाटलिपुत्र के, थानेश्वर के, या भोजपुर के, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखेंगे तो कवि बाण जो है इन तीनों में से कहीं से नहीं थे, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बाण भट्ट का जो है जन्म कहाँ हुआ था, ये बिहार में सोन नदी है ना, बिहार में सोन नदी के समीप, सोन नदी के समीप अवस्थित पृथ्वीकुटा है ना, पृथ्वीकुटा नामक गांव में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था चित्रभानु है ना, इनके पिता का नाम था चित्रभानु। और माता का क्या नाम था, माता का नाम था राजदेवी। ठीक है ना, राजदेवी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। वेनसोंग किसके शासन काल में भारत आया था, तो सम्राट हर्ष के टाइम पे आए थे, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पूछा है क्या कि हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की, है ना, तो वेनसोंग आए थे इनके टाइम पे, तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग है ना, युआन च्वांग को क्या बोला जाता है, वेनसोंग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें सही कथन चेक करना है। तो सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। ठीक है, दूसरा, जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल और विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन हुआ करते थे। तीसरा, व्यापारियों को नौ घाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। तो इसमें कौन सा कथन हमारा सही है, तो इसमें दूसरा और तीसरा है ना, ये दूसरा और तीसरा कथन क्या है, हमारा सही है। पहला सही नहीं है ना, सुरक्षित नहीं थे, असुरक्षित थे, ये किसने, वेनसोंग ने जो है ना बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा इसमें, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हर्ष के दरबार में वेनसोंग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था, ताइसुंग, तुंगकुआन, कुयेनवू, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए छोटी सी कहानी है, वो सुन लेते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर हमें है ना बता पाना आसान हो जाएगा। तो क्या था कि वेनसोंग जो है चीन के तांग वंशी है ना, चीन के तांग वंशी जो शासक थे वो कौन थे, ताइसुंग है ना, ये ताइसुंग के समकालीन थे तथा इसी के राज्य के वो नागरिक हुआ करते थे। तुर्क के आक्रमणकारी सिद्धांतों की भय से ताइसुंग ने क्या किया था, अपने नागरिकों को पश्चिम में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। वेनसोंग ने तांग शासकों की राजधानी चंगन से स्वतंत्र रूप से है ना, स्वतंत्र रूप से, ना कि जो है दूत के रूप में, स्वतंत्र रूप से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में है ना, 629 ईस्वी में प्रस्थान किया था। और लगभग 13 वर्षों तक है ना, 13 वर्षों तक भारत प्रवास के बाद जब वो चीन पहुंचे तो सम्राट ने उनके कृत्यों के लिए क्या उनको दंड नहीं दिया था, उनका जो है भव्य स्वागत किया था और उन्हें बाद में क्या किया, आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया गया था। ठीक है ना। अब ऑप्शन में क्या है कि ताइसुंग दे रखा है, लेकिन ये आंसर हमारा सही नहीं होगा क्योंकि इनको ताइसुंग ने जो है दूत के रूप में नहीं भेजा था। ठीक है ना, ये अपने मन से आए थे, खुद से आए थे 629 ईस्वी में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या फिर कांची। तो इसमें से देखेंगे तो क्या होगा, सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए मथुरा है ना, तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए या फिर ऊन के लिए।
तो पहली बात तो है कि कौशेय शब्द जो है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में जो है रेशम के लिए इसको प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है कि चीन यात्री वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। तो इसका क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कब गए थे नालंदा, तो 637 में, है ना, 637 ईस्वी में जो है वेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय गए। और इनके समय पे जो है कुलपति आचार्य कौन थे, कुलपति आचार्य हुआ करते थे सीलभद्र, है ना, कौन थे, सीलभद्र। इनके समय पे क्या थे, वो कुलपति आचार्य हुआ करते थे। लगभग 1.5 वर्ष तक जो है नालंदा में निवास करके उन्होंने क्या किया था, योग शास्त्र का अध्ययन किया था, ठीक है ना। वेनसोंग ने 1.5 साल तक जो है योग शास्त्र का अध्ययन किया था। इसके बाद उन्होंने बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक, है ना, होते हुए कांची पहुंचे थे। और अपनी यात्रा के दूसरे दौर में वेनसोंग जो फिर से जो नालंदा वापस आ गए थे और वहां पर उन्होंने जो उसका व्याख्यान दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज भी भारत में वेनसोंग को याद करने का मुख्य कारण है, क्या कारण है, हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म की आस्था, या फिर सी युकी की रचना, है ना। तो इसमें अगर देखेंगे तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, सी युकी रचना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन यात्री जिसने भीनमाला की यात्रा की थी, फाहियान ने की, सुंगयुन ने की, वेनसोंग ने की, या फिर इत्सिंग ने की। तो भीनमाल की यात्रा जो है वेनसोंग ने की थी। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इनको क्या है कि यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था, है ना, और ये जो है बौद्ध धर्म को अपनाए थे, ठीक है ना। तो वेनसोंग जो है बौद्धिस्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। सी युकी नामक यात्रा विवरण, है ना, किससे जुड़ा हुआ है, तो ये वेनसोंग से जुड़ा हुआ है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 405 ईस्वी में, या फिर 635 ईस्वी में, या फिर 637 ईस्वी में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें एक स्टोरी है, कहानी है, वो देख लेते हैं। तो क्या है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने, है ना, 671 या फिर 672, है ना, ईस्वी में अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा के पश्चात विश्व का भ्रमण करने का इन्हें निश्चय किया था, ठीक है ना। बाद में उनके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया और वह अकेले, है ना, कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा के लिए चल पड़े थे, ठीक। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर के भारत आए थे और 693 या 94 के लगभग जो है सुमात्रा होते हुए वो चीन वापस लौट गया था, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या होगा, है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, फोकोकी, यिनतू, सी युकी, या फिर सीकिया पोनो, है ना। तो इसमें देखेंगे तो प्राचीन काल में जो है चीनी लेखक भारत का उल्लेख 2 शब्दों से किया करते थे। एक तो था यिनतू, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा एक शब्द था, उसको बोलते हैं थियान, है ना, थियान तू, है ना। तो ये 2 शब्द यूज करते थे जो चीनी लेखक हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान, कुषाण, सीथियंस, या फिर मुगल। तो इसमें देखेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा, जो विनाश के कारण थे वो मुसलमान थे। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा क्या किया गया था, नष्ट कर दिया गया था। और यह जो है भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए एक अंतिम प्रहार के रूप में, है ना, इसको देखा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा, उदंतपुरी, या विक्रमशिला, या फिर भाजा। तो सबसे प्राचीन जो विहार है वो नालंदा है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज, उज्जैन, धार या फिर देवगिरी। तो देखेंगे तो क्या होगा आंसर इसका, कन्नौज होगा। तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है ना। तो इसके बेस पर हमें जो है अपना आंसर सेलेक्ट करना है। तो कथन है कि सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण बताया गया है कि इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। ठीक है ना। तो इसमें हमें आंसर बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें देखेंगे तो क्या होगा कि जो कथन है वो भी सही है और जो व्याख्या की गई है, इसका जो कारण दिया गया है वो भी सही है। ठीक है ना, इसका जो है सही व्याख्या करता है। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। दूसरा, चीनी तीर्थयात्री वेन सॉन्ग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, है ना। तो ऐसा नहीं है, ना तो पहला सही है और ना दूसरा सही है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है ना। तो जो सही नहीं है हमें उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। तो इसमें से शंकराचार्य जी से संबंधित जो बात सही नहीं है वो ये है कि प्रयाग को तीर्थराज नाम देना, है ना। तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो शंकराचार्य जी ने जो 4 मठ, है ना, या फिर 4 धाम जो स्थापित किए थे, वही आज के दिन में क्या है कि हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। तो जिसमें से पहला क्या है, श्रृंगेरी है ना, ये कर्नाटक में है। द्वारका कहाँ है, ये गुजरात में है। पुरी कहाँ है, ये उड़ीसा में है। और ज्योतिर्मठ कहाँ है या जोशीमठ कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। तो देखेंगे तो इस प्रकार क्या है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशाओं में जो है इन्होंने फैलाव किया था, है ना। 4 धाम का जो इन्होंने फैलाव किया था या 4 मठ इन्होंने स्थापित किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, कश्मीर में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर अभी जस्ट हमने दिया है। क्या, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर हैं। तो एक है जगह जिसका नाम है श्रृंगेरी। ठीक है, तो श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ और इसके बाद में और उड़ीसा में पुरी, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या होगा, ये हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आसान क्वेश्चन है कि 4 धाम में सम्मिलित नहीं है, कौन नहीं है, पुरी, द्वारिका, रामेश्वरम। तो देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका होगा, मानसरोवर होगा। ये 4 धाम में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है जोड़ा हमें सुमेलित करना है, जो सुमेलित है सॉरी उसको चेक करना कौन सा सही है। तो इसमें सही जो है वो देख लेते हैं। तो रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, ये बिल्कुल सही है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, ये भी सही है। हरिसेन हर्ष, यहाँ पे ये गड़बड़ है क्योंकि हरिसेन का जो कनेक्ट था वो समुद्रगुप्त के साथ था और ये संधि विग्रहिक सचिव हुआ करते थे, है ना। और ये किस चीज के रचयिता थे, ये प्रणय प्रशस्ति के रचयिता थे। ठीक है ना। और हर्ष का दरबारी कवि कौन था, हर्ष का जो दरबारी कवि थे वो कौन थे, वो बाण भट्ट थे। ठीक, तो इसमें देखेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और दंडी का नरसिंह वर्मन, ये भी बिल्कुल सही है ना। तो इसमें देखेंगे तो जो सुमेलित नहीं है सही, वो हरिसेन और हर्ष का है ना। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक तरफ सूची दी हुई है जिसमें दरबारी कवि हैं और दूसरी सूची है वो दरबारी कवि किस राजा के समय के थे। ठीक है ना, तो ये हमें मैच कराना है। तो अमीर खुसरो किसके राजा के दरबारी कवि हुआ करते थे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ठीक है,
फिर कालिदास, कालिदास किसके समय के हैं? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के हैं। फिर हरिसेन, हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के समय के हैं। और बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के समय के हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी क्या है कि दो कॉलम दिए हुए हैं, इसको हमें मैच कराना है। तो भोज को अगर हम मैच कराएं तो किसके साथ मैच होगा? ये धार के साथ मैच होगा। दुर्गावती का जो मैच होगा वो गोंडवाना के साथ होगा। समुद्रगुप्त का जो मैच होगा वो विदिशा के साथ होगा। और अशोक का जो मैच होगा वो उज्जैन के साथ होगा। तो इस प्रकार देखेंगे तो हमारा जो है डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे प्राचीन भारत से स्थापत्य कला के ऊपर, जो कि 1990 से लेकर के 2020 तक का काफी अच्छा कलेक्शन है। उसको भी हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और ये वीडियो ऐसा कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्राचीन भारत के स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्नों को लेकर के। धन्यवाद।